इस वीडियो में हम EHI 2 का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसका हम वीडियो सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसमें क्या सुधार करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता की भौतिक विशेषताओं की विवेचना कीजिए। हड़प्पा सभ्यता में जो भौतिक व्यवस्था थी उसका संपूर्ण तरीके से विवेचना करने के लिए बोला जा रहा है। ये क्वेश्चन आप 20 नंबर में रख लीजिए। 20 नंबर में फुल डिस्क्राइब हम इस में देंगे। चलिए उत्तर देखते हैं इसका। हड़प्पा सभ्यता की भौतिक विशेषताओं को निम्नलिखित आधारों पर वर्णन किया जा सकता है। हड़प्पा व्यवस्था जो था उसको निम्नलिखित आधार पर नगर, विशाल इमारतें, बहुत सारे सड़कें एवं गलियां, इस सब पे हम अच्छे से जानकारी लेते हैं। देखिए पहला जो है नगर योजना। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में 2 स्तरीय शहर बसाने का प्रमाण मिलता है। पहला था दुर्ग और दूसरा निचला शहर। यह व्यवस्था बाद के समय में तक्षशिला में भी देखने को मिलती है। दुर्ग संभवतः शासक वर्ग का निवास था और उसमें महत्वपूर्ण राजकीय इमारतें बनाई जाती थी। इस गढ़ी के बाहर निचला शहर स्थित था जिसमें संभवतः सामान्य जन रहा करते थे। पहला जो था ऊपर वाले क्षेत्र में राजा लोग रहते थे, जो अमीर थे, शासक वर्ग थे, वो रहते थे। उससे जो नीचे थे उसमें आम जनता रहते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही जगहों पर इस तरह के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा की गढ़ी चतुर्भुज के आकार की थी। इसका घेरा करीब 460 गुना 215 गज था। दुर्ग के भीतर भवनों का निर्माण एक काफ़ी ऊंचे प्लेटफॉर्म पर किया गया था। दुर्ग की बाहरी दीवारों पर सैनिकों या पहरेदारों के लिए फाटक एवं पहरेदारों का प्रबंध था। गढ़ी के ऊपर जाने के लिए सीढ़ी की भी व्यवस्था थी। लगभग इस प्रकार का दुर्ग मोहनजोदड़ो में भी बना हुआ था। इन गाड़ियों के भीतर महत्वपूर्ण इमारतें जैसे शासकीय आवास, अन्य गोदाम, स्नानघर, सार्वजनिक भवन आदि स्थित थे। दूसरा पॉइंट देखते हैं, सड़कें एवं गलियां। नगर निगम योजना में सड़कों, गलियों एवं नालियों के प्रबंध पर विशेष ध्यान दिया गया था। सारे शहर में छोटी बड़ी सड़कों एवं गलियों का जाल बिछा हुआ था। सड़कें काफ़ी चौड़ी थी तथा वे छोटी छोटी उप सड़कों एवं गलियों के द्वारा जुड़ी हुई थी। सड़कों पूर्व से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। परिणाम स्वरूप संपूर्ण शहर कई वर्गाकार आयतों या खंडों में विभक्त नजर आता था। इन खंडों या मोहल्लों का माप लगभग 800 गुना 1200 फीट होता था। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क या राजमार्ग उत्खनन द्वारा प्रकाश में आया है। उत्खनन मतलब जो यहाँ खोदा गया है तब पता चला है कि सड़कों की लंबाई 800 गुना 1200 फीट था। यह काफ़ी चौड़ा था। यह सड़क 10 मीटर चौड़ी तथा 400 मीटर लंबी थी। कहीं कहीं इसकी चौड़ाई 33 फीट तक थी। सब जगह ये 400 मीटर तक नहीं लंबी थी, कहीं कहीं 33 फीट तक चौड़ी मालूम होता है, उत्खनन से पता चला है। सारी सड़कें यद्यपि कच्ची मिट्टी की बनी हुई थी फिर भी वे काफ़ी मजबूत थे। कच्ची मिट्टी का ही सड़क बना हुआ था मगर बहुत मजबूत था वो सड़क। तीसरा पॉइंट देखते हैं, विशाल इमारतें। इस संस्कृति के साक्ष्यों में कई विशाल इमारतें मिली है। इनका प्रयोग किसी विशेष कार्यों में किया जाता था। ये इमारतें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगन में पाई गई थी। इससे स्पष्ट होता है कि ये इमारतें कच्ची ईंटों से बने ऊंचे चबूतरों पर खड़ी की गई थी। इनमें से एक इमारत मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध विशाल स्नान कुंड था। मोहनजोदड़ो का जो इम्पोर्टेंट महल जो था वो स्नान कुंड था। ईंटों से बने इस कुंड की लंबाई चौड़ाई 12 मीटर गुना 7 मीटर और गहराई 3 मीटर है। इस तक पहुंचने के लिए दोनों तरफ सीढ़ियां हैं। कुंड के तल को डामर से जलरोधी बनाया गया था। मतलब डामर का यहाँ तात्पर्य है कि वो अवरोध करने के लिए वो बांध जो बनाया जाता है वो उसको डामर का उपयोग करते थे। इसके लिए पानी
पास ही एक कक्ष में बने बड़े कुएं से आता था। पानी निकालने के लिए भी एक ढलवा नाली थी। कुंड के चारों तरफ मंडप और कमरे बने हुए थे। विद्वानों का मानना है कि यह संभवतः इस स्थान का उपयोग राजाओं या पुजारियों के धार्मिक स्नान के लिए किया जाता था। विशाल स्नान कुंड के एक तरफ एक लंबी इमारत है जिसके बारे में अनुमान है कि वह किसी बड़े उच्च अधिकारियों का निवास स्थान रहा होगा। इसमें 33 वर्ग फीट का खुला प्रांगण, सभा कक्ष, 5 बड़े बड़े ईंट महत्वपूर्ण भवनों में से एक सभा कक्ष भी था। इस सभा कक्ष में 5 ईंट की ऊंचाई की 4 चबूतरों की पंक्तियां थीं। यह ऊंचे चबूतरे ईंटों से बने हुए थे और उन पर लकड़ी के खंभे खड़े किए गए थे। इसके पश्चिम की तरफ कमरों की एक कतार में एक पुरुष की प्रतिमा बैठी हुई मुद्रा में पाई गई है। मोहनजोदारो के किले के टील में पाई गई एक महत्वपूर्ण इमारत है अन्न भंडार। इसमें ईंटों से निर्मित 27 खंड हैं जिनमें प्रकाश के लिए आड़े तिरछे रोशनदान बने हुए हैं। अन्न भंडार के नीचे ईंट से निर्मित खांचे थे जिनसे अनाज को भंडारण के लिए ऊपर पहुंचाया जाता था। अन्न भंडार में एक क्रम में ईंटों के चबूतरे बने हुए थे जो इनके लिए नींव का काम देते थे। इस पर बने अन्न भंडारों की 2 कतारें थीं। प्रत्येक कतार में 6 अन्न भंडार थे। अन्न भंडार के दक्षिण में ईंटों के गोल चबूतरे की कई कतारें थीं। फर्श की दरारों में पाया गया गेहूं और जौ का भूसा यह सिद्ध करता है कि इन गोल चबूतरों का इस्तेमाल अनाज गहने के लिए किया जाता था। कालीबंगन नगर मोहनजोदारो और हड़प्पा की तुलना में छोटा था। कालीबंगन नगर जो था मोहनजोदारो और हड़प्पा की तुलना में छोटा नगर था। यहाँ की गई खुदाई की सबसे महत्वपूर्ण खोज है अग्निकुंड का पाया जाना। यहाँ ईंटों के बने बहुत से चबूतरे पाए गए। इनमें से एक चबूतरा पर एक पंक्ति में बने 7 अग्निकुंड और एक गड्ढे में पशुओं की हड्डी तथा मृग सुरंग पाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं घरों की बनावट। घर की कैसी बनावट थी उस पर ध्यान देते हैं। इस काल के प्राप्त घरों के आकार प्रकार में विविधताएं देखने को मिलती है, मतलब अलग अलग टाइप की देखने के लिए मिलता है। एक कोठरी वाले मकान शायद दासों और सेवकों के लिए बने थे। हड़प्पा में अन्न भंडार के नज़दीक भी इस तरह के मकान पाए गए हैं। दूसरे मकानों में आंगन और में 12 कमरे होते थे। अधिक बड़े मकानों में कुएं, शौचालय एवं गुसलखानों भी होते थे। इन मकानों का नक्शा लगभग एक जैसा था, एक चौरस आंगन और चारों तरफ कई कमरे। घरों में प्रवेश के लिए संकीर्ण गलियों से जाना पड़ता था। सड़क की तरफ कोई खिड़की नहीं होती थी, मतलब सड़क जिधर गुजरता था घर के उधर कोई खिड़की नहीं होती थी, अर्थात सड़क की तरफ दीवारें हुआ करती थी। हड़प्पा सभ्यता के मकानों और नगरों के विवरण से पता चलता है कि ऐसे लोग भी थे जिनके पास बड़े बड़े मकान थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मिट्टी के बर्तन। ये बर्तन हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों में पाए गए अवशेषों में विशेष स्थान रखते हैं। इनमें बलूचिस्तान की मृत्तिका शिल्प की परंपरा और सिंधु व्यवस्था के पूर्व की संस्कृतियों का मेल था। हड़प्पा की सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों में से कुछ सादे हैं, लेकिन अधिकांश बर्तनों पर लाल पट्टी के साथ काले रंग की चित्रकारी पाई गई है। रंग से की गई चित्रकारी में विविध मोटाई की सपाट लाइनें, पंक्तियों के नमूने, तराजू, चारखाने, जाली का काम, तार और पीपल के वृक्ष शामिल हैं। पक्षियों, मछलियों और पशुओं को भी दर्शाया गया है। इन बर्तनों की आकृतियों में खास है पेडेस्टल बर्तन, थाली, पान पात्र, चारों ओर से छिद्रित बेलनाकार बर्तन और विभिन्न तरह के कटोरे, कटोरियाँ। मिट्टी के बर्तनों पर बनी आकृतियों और
चित्रकारियों में एकरूपता का कारण स्पष्ट करना या बताना कठिन है कि इस एकरूपता का सामान्यतः स्पष्टीकरण यही है कि मिट्टी के ये बर्तन स्थानीय कुम्हारों द्वारा बनाए जाते थे, किंतु गुजरात और राजस्थान जैसे क्षेत्रों में अन्य अनेक तरह के बर्तन भी बनाए जाते थे। मिट्टी के कुछ बर्तनों पर मुद्रा के निशान पाए जाने से संकेत मिलता है कि यहाँ कुछ खास किस्म के बर्तनों का व्यापार भी किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, औजार और उपकरण। हड़प्पा सभ्यता के औजारों और उपकरणों के आकार, प्रकार तथा उत्पादन की तकनीक में भी समानता थी। वे तांबा, कांसा और पत्थर के बने औजारों का प्रयोग करते थे। उनके मूल औजार तांबे तथा कांसे के थे। इससे पता चलता है कि वे कांसे तथा तांबे की ढलाई की तकनीक जानते थे। इनमें चपटी, कुल्हाड़ी, छैनी, चाकू, हरावल और वनग्न आदि प्रमुख हैं। सभ्यता के आगे के चरणों में वे छुरे, चाकू और चपटे तथा तीखी नोक वाले औजारों का भी प्रयोग करने लगे थे। इस दौरान पत्थर के औजारों का इस्तेमाल भी आम बात थी। सिंधु में सिक्कुर जैसे उद्योग क्षेत्र में इन औजारों का निर्माण बड़े पैमानों पर किया जाता था। फिर भी ये औजार विभिन्न शहरी केंद्रों को भेजे जाते थे। औजारों के आकार प्रकार में एकरूपता का ही यही कारण था कि प्रारंभिक हड़प्पा काल में औजार बनाने की परंपरा में विविधता थी, लेकिन बाद में हुई प्रगति के युग में हड़प्पा सभ्यता के निवासियों ने लंबे पेनिंग धार वाले सुव्यवस्थित औजारों का ही निर्माण किया, जो कि उनकी उच्च स्तरीय क्षमता और विशिष्टता का संकेत देते हैं। इन औजारों को नवीन रूप से तथा सुंदर बनाने की ओर से किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पत्थर की कलाकृतियाँ, मतलब पत्थर में कैसे कलाकृतियाँ बनाते थे। चूँकि सिंधु प्रदेश में पत्थर का अभाव था, इसलिए पाषाण की आकृतियों की संख्या कम है। फिर भी जितनी जानकारी उपलब्ध है उससे इस काल के विकास पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। हड़प्पा से 2 पाषाण मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। इनमें से एक मूर्ति एक नर्तकी की थी तथा काले पत्थर की बनी हुई थी। सिर पीछे की ओर झुकाए, आंखें झुकी हुई थी। दाईं भुजा कूल्हे पर टिकाए और बाईं भुजा नीचे लटकी हुई दर्शाते हुए यह मूर्ति नृत्य की स्थिर मुद्रा में है। स्त्री प्रतिमा ने बहुत सारी चूड़ियाँ पहनी हुई है और उसके बालों को सुंदर वेणी बनी हुई है। इस मूर्ति को हड़प्पा काल का अद्वितीय नमूना माना जाता है। भैंसों और भेड़ की छोटी छोटी कांस्य प्रतिमाओं में पशुओं की मुद्राओं को सुंदर ढंग से पेश किया गया है। खिलौनों के रूप में कांसे की 2 गाड़ियाँ भी बहुत आकर्षक एवं प्रसिद्ध है। हालांकि इनमें से एक हड़प्पा में पाई गई थी और दूसरी 650 किलोमीटर दूर चाहुदरो में। फिर भी इन दोनों की बनावट एक जैसी है। मोहनजोदारो से भी एक पाषाण मूर्ति मिली है जो संभवतः किसी पुजारी या योगी की अर्ध प्रतिमा है। यह प्रतिमा दाढ़ी वाले सिर की है। चेहरे पर दाढ़ी है परंतु मूंछ नहीं है। मिट्टी के खिलौनों की तुलना में पत्थर के खिलौनों की संख्या काफ़ी कम है, परंतु पत्थर से बने हुए लिंग और योनियों काफ़ी बड़ी संख्या में पाई गई है। बहुमूल्य पत्थरों का व्यवहार आभूषण के निर्माण में होता था, अतः यह स्पष्ट है कि सिंधु निवासी पत्थरों को काट एवं तराश कर अपने उपयोग की वस्तुएं बनाने में दक्ष थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सिंधु लिपि। यहाँ की लिपि में कैसा गहरा प्रभाव पड़ा वो देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा प्रयोग की गई मोहरों पर की गई लिखावट अभी तक पढ़ी ना जा सकने के कारण रहस्य बनी हुई है। हड़प्पा सभ्यता में जो लोग लिखते थे उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। प्राचीन मिस्र की लिपियों को इसलिए बाद में पढ़ा जा सका क्योंकि उसका एक लेख परिचित लिपि में मिला है। हड़प्पा में कोई द्विभाषिक लेख अभी तक नहीं मिले हैं, अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि हड़प्पा निवासी कौन सी भाषा बोलते थे और उन्होंने क्या लिखा है। अब तक पाए गए लेख बहुत संक्षिप्त हैं और मोहरों पर खुदे हुए हैं। इस कारण उन्हें पढ़ पाना
और भी कठिन हो जाता है। हड़प्पा निवासी चित्र अक्षरों का प्रयोग करते थे और दाईं से बाईं ओर लिखते थे। यहाँ के जीवन यापन का स्वरूप क्या था? हड़प्पा के लोग का जीवन यापन का स्वरूप क्या था, इनके बारे में जानते हैं। विभिन्न स्थानों पर की गई खुदाई के दौरान हड़प्पा सभ्यता के लोगों की आहार संबंधी आदतों के बारे में वृहत जानकारी प्राप्त हुई है। ऐसा लगता है कि भेड़ और बकरी के अलावा कुबरदार मवेशियों को भी पाला जाता था। बहुत सी बस्तियों में सूअर, भैंस और हाथी और ऊंट की हड्डियां भी पाई गई है। अभी तक यह निश्चित नहीं है कि ये जानवर पाले जाते थे या उनका शिकार किया जाता था। फिर भी कुछ मोहरों पर एक सुसज्जित हाथी के चित्र से यह संकेत मिलता है कि इस जानवर को पालतू बना लिया गया था। मुर्गों की हड्डियां भी पाई गई है, संभवतः उन्हें पालतू बना लिया गया था। जंगली जानवरों की हड्डियां भी बड़ी तादाद में पाई गई है, उनमें हिरन, गेंडे, कछुए आदि की हड्डियां शामिल हैं। हड़प्पा सभ्यता की शहरी आबादी कृषि उत्पाद पर निर्भर करती थी। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां में गेहूं की 2 किस्में अधिक पाई गई है। अन्य फसलों में खजूर और फलदार पौधों की किस्में शामिल हैं, जैसे कि मटर। इनके अलावा इस काल में सरसों और तिल की फसल भी होती थी। लोथल और रंगपुर में चिकनी मिट्टी में और मिट्टी के बर्तनों में चावल की भूसी दबी हुई पाई गई है। यह स्पष्ट नहीं है कि चावल की ये किस्में जंगली थी या नियमित रूप से उगाई जाती थी। मोहनजोदाड़ो में सूती कपड़े का एक टुकड़ा पाया गया है, जिससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कपास की खेती करने और कपड़े बनाने पहनाने की कला में निपुणता प्राप्त कर चुके थे। ये हड़प्पा सभ्यता का जो हम भौतिक विशेषता थी उनके बारे में सारी जानकारी दिए हुए हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मौर्यकालीन शहरी अर्थव्यवस्था का विकास किस प्रकार हुआ? मौर्यकाल का जो शहरी अर्थव्यवस्था था उसका विकास किस प्रकार किया गया मौर्यकाल के राजाओं के द्वारा, उनके बारे में संपूर्ण चीज़ जानकारी लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मौर्यकाल में शहरीकरण का आगे विकास हुआ। शहर में अधिकतर शिल्पी, व्यापार और सरकारी कर्मचारी रहते थे। शहरी अर्थव्यवस्था का निर्माण सामान के निर्माताओं और व्यापारियों की गतिविधियों पर आधारित होता था। इसके अतिरिक्त इस प्रकार की अर्थव्यवस्था से व्यापारिक लेन देन भी बढ़ता था। मौर्य काल में तेजी से शहरीकरण का विकास हुआ। इस काल में लेन देन की प्रक्रिया गंगा घाटी से पश्चिम और मध्य भारत, दक्कन तथा दक्षिणी भारत तक फैल गई। ग्रामीण बस्तियों के प्रसार और गृहपतियों की समृद्धि ने शहरी केंद्रों के और प्रसार के लिए सामाजिक आधार प्रदान किया। अमीर ग्रामीण परिवार भी शहरों से संपर्क स्थापित करते थे और व्यापारियों समुदायों को वित्तीय सहायता प्रदान करते थे। मौर्य काल के शहरी केंद्रों की संख्या में वृद्धि को मापना लगभग असंभव है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दुर्ग निवेश या दुर्ग विधान का जिक्र है। इससे पता चलता है कि शहरों को दीवार से घेरा गया था। यह भी बताया जाता है कि इन शहरों में पुजारी, सैनिक, व्यापारी, शिल्पी और अन्य लोग रहते थे। इस उदाहरण में शहर की रक्षा के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। इसमें उनकी बनावट का भी उल्लेख है। इसका उद्देश्य था आर्थिक नियंत्रण और सुव्यवस्थित करना। वस्तुतः अर्थशास्त्र में शहरों को जनपदों के समान राजस्व के स्रोत के रूप में देखा गया है। शहरों से प्राप्त कर से राज्य को अच्छी आमदनी होती थी। अतः मौर्य ने शहर के उत्थान और प्रशासन पर विशेष ध्यान दिया। यह केवल दुर्ग की या राजधानी में रहने वाली श्रेणियों पर लगाया जाता था। इस प्रकार ग्रामीण इन करों से मुक्त थे। देखिए मौर्य काल जो था इतना विकसित क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे कौटिल्य का मुख्य भूमिका थी। कौटिल्य जो थे अर्थशास्त्र के जनक थे। वो राज्य को कैसे अर्थशास्त्र मतलब ये इकोनॉमिक्स और अर्थशास्त्र नहीं है, ये है राजनीतिक वाला अर्थशास्त्र। राज्य को किस तरह से सुव्यवस्थित किया जाए
उनके बारे में सारी जानकारी अर्थशास्त्र से मिलता है। मौर्य समाज इन्हीं के गुरु थे, यानी कि प्रधानमंत्री थे मौर्य काल के, वो कौटिल्य थे। कौटिल्य के ही अनुसार मौर्य काल इतना विकसित हुआ। देखिए आगे देखते हैं क्या है। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 अधिकारियों के जिम्मे था। ये अधिकारी 6 समितियों में विभक्त थे। प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य थे। इन 6 समितियों में से 4 आर्थिक कार्यकलापों से संबंधित थे। ये समितियां औद्योगिक उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य तथा तैयार माल की सार्वजनिक बिक्री का निरीक्षण करती थी और बेचे जाने वाले सामान पर कर वसूल करती थी। अन्य 2 समितियां विदेशियों के कल्याण और जन्म तथा मृत्यु के पंजीकरण से संबंधित थी। आर्थिक गतिविधियों के समुचित विकास की दृष्टि से नगरों में कानून और व्यवस्था संबंधित प्रशासन भी महत्वपूर्ण था। देखिए यहाँ पे मृत्यु का पंजीकरण, मतलब कौटिल्य इतना था कि जन्म का भी एक प्रमाण बनाता था और मृत्यु का भी एक प्रमाण बनाता था। इतना विकसित था मौर्य साम्राज्य। ठीक है। नगर प्रशासन का यह विवरण मौर्य साम्राज्य के केंद्र में बसे सभी प्रमुख बड़े शहरों पर लागू होता था। पर्याप्त सूचनाओं के अभाव में यह बताना कठिन है कि छोटे शहरों, तटीय शहरों और तीर्थ स्थलों के प्रशासन का सही स्वरूप क्या था। मौर्य की अर्थव्यवस्था ने शहरों के उदय और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शहरी अर्थव्यवस्था की समृद्धि के लिए लोगों का आवागमन और विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच परस्पर संवाद विकसित हुआ। यह राजनीतिक अस्थिरता के कारण संभव हुआ। शहरी अर्थव्यवस्था का दूसरा महत्वपूर्ण चरण यह था कि इसमें मुद्रा का प्रचलन बढ़ा और लेन देन मुद्रा में होने लगा। हालांकि मुद्रा का चलन मौर्य के ज़माने से पहले से भी था, परंतु वाणिज्य के विकास के कारण मौर्य काल में यह आम उपयोग की चीज़ हो गई। अधिकारियों को वेतन भी नगद दिया जाने लगा। अर्थशास्त्र के अनुसार वार्षिक वेतन 48,000 पन और 60,000 पन, उस टाइम जो था पन वो वहाँ का रुपया था, पन रुपया को बोला जाता था, के बीच का था। वहाँ जो वेतन जो वहाँ उस राज्य में जो अधिकारी थे उनको 48,000 और 60,000 के बीच का वेतन दिया जाता था सभी को, सभी में मिला के। इस प्रकार की शक्तिशाली नकदी अर्थव्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए सिक्कों की ढलाई और चांदी तथा तांबे जैसे धातुओं का महत्व बढ़ गया होगा। मौर्यकालीन पंच मार्क्ड चांदी के सिक्के इस बात के प्रमाण है कि मौर्य ने मुद्रा अर्थव्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप में लागू किया। मौर्य शासन काल में शहरी अर्थव्यवस्था पर राज्य का पूरा नियंत्रण था। मौर्य काल जो था, शहरी अर्थव्यवस्था जो था, राज्य का पूरा नियंत्रण था। शहर में क्या आता है, कौन जाता है, यहाँ क्या बिकता है, उनका हर टैक्स राज्य को जाता था। उनका राज्य का पूरा नियंत्रण था शहरी अर्थव्यवस्था पर। राज्य के कुछ महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्रों को एकाधिकार क्षेत्र में परिणत कर देता था। अर्थशास्त्र के अनुसार, अर्थशास्त्र मतलब कौटिल्य जो अर्थशास्त्र लिखे थे, इनके अनुसार खनिज अध्यक्ष नई खानों की खोज करता था और पुरानी खानों को फिर से खोलने का प्रयत्न करता था। नमक खनन के क्षेत्र में भी राज्य का एकाधिकार था। विभिन्न प्रकार के धातुओं का उपयोग केवल सिक्का ढालने के लिए ही नहीं होता था, बल्कि उससे अस्त्र भी बनाए जाते थे। इसी कारण अर्थशास्त्र में लौह अध्यक्ष का जिक्र हुआ है, जो सैनिकों के लिए अस्त्र उपलब्ध कराने के अलावा राज्य कृषि के लिए औजार भी प्रदान करता था। यह क्वेश्चन जो है आप 12 नंबर में रख लीजिए, 250 वर्ड में जो लिखा जाता है वो। देखिए आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट जो वीडियो हम डालेंगे उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।